107.8 एफएम पर मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, और अगले घंटे में आप लोगों के पास फिर एक बार हूँ। और मैं आपको बता दूँ, नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो हम लोग के प्रोग्राम चला रहे हैं, और बहुत कुछ मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और मैं ही नहीं, सभी आरजेस लेकर के आए हैं। आरजेस की बात करें तो आरजे भावना, आरजे फहीम, आरजे साक्षी, आरजे प्रियंका यानी कि मैं, और साथ ही अब मेरे बाद आप सुनेंगे आरजे सागर को, जो कि 10 बजे से आपके साथ लगातार बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर हम बात कर रहे हैं। और बात करनी क्यों ज़रूरी है? बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुद्दे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हल नहीं मिल रहा है। और जब पता है किसी चीज़ का हल नहीं मिलता ना, बात करने से चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अब आपने देखा होगा, जब कोई परेशानी होती है, कोई मन में चीज़ चल रही होती है, तो हमें ना कोई ऐसा साथी चाहिए होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें समझ सके और हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सके, है ना। तो बस अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ हमारे अपने की नहीं है, या कहें कि हमारी ज़िंदगी की नहीं है, ये पूरे समाज की है, ये पूरे विश्व की है, ये हमारी मदर नेचर की है, राइट। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ में हमारे अगले गेस्ट जुड़ चुके हैं। इनका नाम है मिस्टर आशीष जैन, और फाउंडर एंड डायरेक्टर इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन से हैं। और साथ ही हम इनसे बात करने वाले हाइजीन एंड सैनिटेशन और साथ वेस्ट मैनेजमेंट पर हम लोग बात करेंगे, जिसका जो मुद्दा है बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें जो हम इनसे करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, जी जी। और सर, जो हमारे लिसनर्स हैं इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा एफएम का, प्रियंका आरजे का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं। और ये जो हाइजीन, हेल्थ और वेस्ट मैनेजमेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये हम सबसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, और हम सबको ही इसके ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा काम करने से कुछ नहीं होगा। और काम करने के लिए, जैसा कि आपने बोला कि बात करने से समस्याओं का हल होता है, तो इससे बढ़िया, इस एफएम से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता जहाँ पे हम बात करें, आपकी सुने, आप हमारी सुने, और एक बेहतर कल की एक नींव रखें हम। क्योंकि आने वाला कल, हम जो जो आज हमें मिला है, ये हमें विरासत में मिला है, ये हमारा नहीं है। जी। और हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छा कल दे पाएँ, इसके लिए आज बातें करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात, बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो आने वाला कल, हमारा जो भविष्य है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर सोचिए हम ही उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? और इसकी शुरुआत जो है ना, हमें अभी से करनी होगी। एक छोटी सी बात जो मुझे लगता है कि आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आज के टाइम पे जो बच्चों का मोबाइल चलाना है वो ज़्यादा हो गया सर, हम देखते हैं। और फिर जो पेरेंट्स हैं वो यही शिकायत करते हैं कि क्या करें यार, बच्चे को कैसे मतलब हम सुधारें, कैसे उसको खाना खिलाएं बिना मोबाइल के। कभी आपने एज अ पेरेंट, मतलब आपने देखा कि आप उसके सामने कितना मोबाइल चलाते हैं? बच्चे वही सीखते हैं जो आप करते हैं। आप उनके हीरो होते हैं, और हीरो जैसे करेगा ना, बच्चे ठीक वैसे ही करेंगे। ऐसे ही हमें जो है इस चीज़ को लेकर के बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि हम अवेयर होंगे तभी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो अवेयर हो पाएगी। तो बस इसी चीज़ को लेकर के हम लोग ढेर सारी बातें कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मिस्टर आशीष जैन। सर, सबसे पहली चीज़ आपसे यही जानना चाहूँगी कि हाइजीन है तो हमारा घर है, मतलब हमारे अंदर अगर हाइजीन है तो हमारा घर साफ है, और साथ ही हमारी पृथ्वी स्वच्छ है। और साथ ही बात करें हाइजीन की और वेस्ट की, तो दोनों एक ही लय में है। तो आशीष जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाइजीन, सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है एक स्वस्थ जीवन के लिए। जी। सभी को जो सबसे बड़ा जो मतलब एक उपकार है हमारे को, कि अगर हम स्वस्थ रहें, एवरीबडी वांट्स टू बी ए हेल्दी लाइफ। और हेल्दी लाइफ आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको हेल्दी लाइफ अर्न करनी पड़ेगी, आपको कमाना पड़ेगा। जी। और आपको अपने साथ अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी बनाना पड़ेगा, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एक अपना कार्यशाली बनानी चाहिए। हमें अपनी हेल्थ के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो एक अनाउंसमेंट होती है कि सबसे पहले आप अपनी रक्षा करें, बराबर उसके बाद आप अपने बराबर वाली सीट में या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी रक्षा के बारे में आप सोचें। तो
ये सब्जेक्ट बिल्कुल वेस्ट मैनेजमेंट में भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पेश आना पड़ेगा, खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और खुद कुछ इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। जी। आप खुद हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, आप देखेंगे कि आपने अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो आपको दूसरों की हेल्थ के बारे में भी ऑटोमेटिकली वो थॉट आ जाएंगे कि मैं इस अनहेल्दी आदमी को कैसे हेल्दी बनाऊं, कैसे इसके आसपास ऐसा चीज़ें कर दूं जिससे कि वो हेल्दी हो जाए। जी। और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जितने भी आपके हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें माइक्रोब्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड माइक्रोब्स का जो रिप्रोडक्शन है या जो ग्रोथ है वो वेस्ट को अगर हम मिस हैंडल करते हैं, वेस्ट को हम इधर उधर फेंकते हैं या वेस्ट को हम सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे माइक्रोब्स ग्रोथ होते हैं और वेस्ट में जो लोग काम करते हैं उनकी हेल्थ को तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। देश में या वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि वेस्ट सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, स्पेशली वो लोग जो सैनिटरी वर्क का काम करते हैं, जो आपके ड्रेन्स क्लीन करते हैं, जो आपकी रोड्स साफ करते हैं, जो आपका वेस्ट कलेक्ट करके सेग्रीगेट करते हैं, उनकी लाइफ पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आपको एक डाटा दूं तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि वेस्ट वर्कर्स लिव ओनली टिल 48 ईयर्स। 48 साल से ज़्यादा आपको सैनिटरी वर्कर्स की लाइफ ही नहीं है। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो एक आम आदमी का जो जीवन है वो 66 ईयर्स की एक एवरेज लाइफ स्पेन होता है। मतलब ये हमारा राइट है कि हम कम से कम 66 ईयर जिए। बट जो वेस्ट सेक्टर्स पे या जो सैनिटेशन में जो लोग काम करते हैं, हमारी मल प्रैक्टिसेस की वजह से, हमारे मिसकंडक्ट की वजह से वो सिर्फ 48 ईयर्स ही जी पाते हैं। तो क्या हम जिम्मेदार नहीं है उन महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट 15-16 साल जीवन के किसी के ले जाने के लिए? इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपने कूड़े को सेग्रीगेट करें। कम से कम 3 कैटेगरी में हम अपने कूड़े को सेग्रीगेट करें, सूखा, गीला और डोमेस्टिक हैजार्डस। और हम सेग्रीगेटेड वे में ही अपने कूड़े को वेस्ट कलेक्टर्स को दें ताकि वो इन्फेक्टिशियस वेस्ट को अलग से हैंडल करें और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। जो हमारे घरों पे जो वेस्ट कलेक्टर्स आता है, हम देखते हैं कि उसके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं है, तो ये हाँ, अगर हमारे पास एक कैपेसिटी है हम उसको ग्लव्स के लिए बोल भी सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझा भी सकते हैं, और अगर हम उसको ग्लव्स डोनेट कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात है। वो नंगे पैर काम करते हैं, अगर हम उन्हें जूते दे सकें। सब घरों के अंदर फरीदाबाद जैसा शहर है, वेल ऑफ सिटीज़ है, हम अपने पुराने जूते इधर उधर फेंकने से तो क्या होगा, डोनेशन भी होगा, किसी एक गरीब आदमी की मदद भी होगी, साथ ही साथ आपकी पुरानी चीज़ों का राइट वे में डिस्पोज भी होगा। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जिसको हम अपने जीवन में अपनाएं तो अपना जीवन भी सुखी कर सकते हैं, दूसरे का जीवन भी सुखी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमेशा ना खुशियाँ खुद तक नहीं होनी चाहिए, दूसरों जितना बांटोगे ना आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, हमेशा जोर डाला जाता है कि मतलब वेस्ट के सही रख रखाव पर जोर डालते हैं। देश को इससे क्या लॉस है, इसके बारे में जनता को क्लियर मैसेज नहीं जाता है या हम ये सोच ही नहीं पाते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, देश को कितना लॉस हो रहा है इससे? हाँ, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर है, इसमें हम जनरली, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके नुकसान की हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा वेस्ट है, मैं कितना ही वेस्ट जनरेट करता हूँ। तो अगर हम कुछ डाटा की बात करें तो हमारा देश जो है लगभग 67 मिलियन मैट्रिक टन वेस्ट एक साल में जनरेट करता है। और अगर हम प्रतिदिन की बात करें तो 1,60,000 मैट्रिक टन वेस्ट हम प्रतिदिन जनरेट करते हैं। जब हम अपनी इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो एक आम आदमी देश में करीब 10 किलो प्लास्टिक एक साल में कंज्यूम करता है। तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं तो ये फिगर इतनी बड़ी नहीं दिखती है। एक साल में 10 किलो प्लास्टिक या एक दिन में 200 ग्राम वेस्ट, तो लगता है कि 200 ग्राम वेस्ट को अगर मैं राइट वे में डिस्पोज नहीं भी करूँगा तो क्या हो जाएगा। बट हमें साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। लेकिन जो देश की जो सरकार है या जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके ऊपर ये सारा वेस्ट इकट्ठा होके आता है। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है इसकी कलेक्शन की है।
इतने सारे लोगों के घरों से वेस्ट को कलेक्ट करना, फिर उसको ट्रांसफ़र करना, इसमें बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। आप इमेजिन करके देख सकते हैं, अगर मैं 1,60,000 मैट्रिक टन वेस्ट को रोज कलेक्ट करने की बात करूं, और इसमें जो ट्रांसपोर्ट की मुझे रिक्वायरमेंट है वो ऐसा हो जाएगा कि मैं जम्मू कश्मीर से शुरू करूंगा कन्याकुमारी तक, व्हीकल्स की लाइन लग जाएगी, इतने सारे व्हीकल्स मुझे चाहिए होंगे जिसको कलेक्ट करना है। व्हीकल्स की वजह से ट्रैफिक कंजेशंस होगा, पेट्रोल डीजल जो भी फ्यूल है उसका मैक्सिमम कंजम्पशन होगा, उसके धुएं से एयर पोल्यूशन होगा। फिर ये सारा वेस्ट, क्योंकि हम मिक्स वेस्ट करते हैं, हम इसको सेग्रीगेट नहीं करते, ये सारा वेस्ट जाएगा लैंडफिल पे, डंप यार्ड पे, जो कि सैनिटरी लैंडफिल नहीं है। हमारे शहरों में सैनिटरी लैंडफिल का प्रावधान नहीं है, जो कि होना चाहिए। तो जो भी हमारे घरों से, फैक्ट्री से, कारखानों से, सब्जी मंडी से, हॉस्पिटल से या स्कूल से, ऑफिस से जो भी वेस्ट निकलता है, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के रसायन, केमिकल्स, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, ये सारी जाती हैं एक डंप यार्ड पे, जिसमें कोई किसी भी तरह के प्रोटेक्टिव चीज़ें नहीं होती है। वो वहाँ जाके हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। अभी समर्स चल रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आप रात के टाइम पे डंप यार्ड के आसपास से निकलेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े फ्लेम्स दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पे लगातार डिकम्पोजिशन चलता है, मीथेन गैस रिलीज होती है। मीथेन गैस जो होती है वो फायर पकड़ती है बहुत जल्दी, जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। तो इससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है ना। इससे ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिकल, हमारे जो सिटी का जो एस्थेटिक वैल्यू है वो पुअर होता है। जहाँ पे हम वेस्ट को डंप करते हैं, उसके आसपास के लोगों की हेल्थ हाइजीन का अगर आप सर्वे करें तो दे आर सफरिंग विद लॉट ऑफ डिजीज। कैंसर जैसी बीमारियां हैं, अस्थमा जैसी डिजीज हैं, ये मैक्सिमम लोगों के हैं जो डंप यार्ड के आसपास रहती हैं, क्योंकि बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस वहाँ पे लगातार निकलते रहते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, गाड़ियों के चलने से धूल के कण हवा में रहते हैं। और दिल्ली जिसकी हम AQI की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली हम रिलेट नहीं कर पाते, हमें लगता है कि जो एयर पोल्यूशन है वो ट्रैफिक के धुएं से होता है, बट हमारा जो वेस्ट है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे शहर की हवा को खराब करने में। अगर हम अपने कूड़े को अपने घर में, जैसा मैं बोल रहा था कि 3 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करें, और हम अपने कूड़े को सिर्फ डस्टबिन में डालें, एक आम नागरिक से ये मेरी 2 अपेक्षा रहती है हमेशा, और ये 2 बहुत इजीली काम हम कर सकते हैं कि वो कूड़े को डस्टबिन में डालें और अलग अलग करें, तो हम 50% प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। हम वेस्ट के रिसाइकलिंग रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे देश में रिसाइकलिंग का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट दुर्भाग्यपूर्ण जितना भी रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस रिसाइकलिंग यूनिट को चलाने के लिए हमें वेस्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में खुद वेस्ट का इतना बड़ा उत्पादन है, 1,60,000 मैट्रिक टन पर डे, बट हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। हमें उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए वेस्ट को दूसरे देशों से लाना पड़ता है, तो हम अपने वेस्ट में और वेस्ट ऐड कर रहे हैं। तो ये एक इकोनॉमिकल लॉस है हमारे पास, इकोनॉमिकल लॉस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो उनकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मेडिकल का ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, फ्यूल्स पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, शहर की एस्थेटिक वैल्यू ख़राब हो रही है। जिस जगह पे डंप यार्ड है वहाँ की जो लैंड की कॉस्ट है वो ख़त्म हो रही है, वाटर को प्यूरिफाई करने में ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है, हमारे नदी नाले ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैं लगातार इस सब्जेक्ट पे जो नुकसान की बातें बता सकता हूँ, पर मुझे समय का भी ध्यान रखना है और बहुत सारे विषयों पर हमें बात करनी। जी, आपने लैंड की बात की कि वहाँ जो लैंड, जो भी डंप यार्ड है, जो कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, आज से 20, 25, 30 साल बाद की बात करें, मान लीजिए 50 साल बाद की बात करें, तो क्या उस दौरान भी वो जो जगह है जहाँ पे हम लोग डंप कर रहे हैं अपने कचरे को, क्या वो हमें एक सही कृषि के लिए सही यूज हो सकता है उसका, या क्या वो आगे चीजों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? आप आने वाले समय के लिए बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम अभी कूड़ा डाल रहे हैं। जी, देखिए ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, और मुझे लगता है कि जहाँ पे हम अपने शहर का कूड़ा डंप कर रहे हैं वो जगह, क्योंकि मैंने आपको बताया कूड़े के अंदर बहुत सारे रसायन, उसकी जो कंपोजिशन होती है वो अलग अलग है उसमें। हम जो घरों में यूज़ करते हैं, जैसे
जब हम छोटी मात्रा में चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो हमारे को बेनिफिट देती हैं। जी इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स विच वी आर यूजिंग, जी तो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक 200 ml की एक कॉस्मेटिक की बोतल लाते हैं, बट यही सारी कॉस्मेटिक बोतल हर घर से निकल के जब डंप यार्ड पे पड़ेगी तो वो एक केमिकल की तरह काम करते हैं। बिल्कुल तो उसमें बहुत सारे केमिकल से ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो वहाँ की जो सॉइल है वो इतनी कंटेमिनेटेड हो जाएगी कि वो किसी तरह के भी अच्छे पर्पस में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको। या अगर हमें उसको किसी गुड पर्पस के लिए यूज़ भी करना है तो हमें उसमें काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा। जी अगेन सबसे पहले तो हमें वो डंप यार्ड को क्लीन करना पड़ेगा, जिस पे आज की सरकारें काम कर रही हैं। ऐसे जी एनजीटी के ऑर्डर्स हैं जी कि शहरों में जो डंप यार्ड बन गए हैं जहाँ पे काफ़ी कुतुब मीनार की ऊंचाई जितने हमारे लैंडफिल बन गए हैं। जी दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, जी तो वहाँ पे 3 लैंडफिल साइट्स हैं और तीनों की जो हाइट है वो करीब 60 मीटर की है, जो कि लगभग कुतुब मीनार की हाइट के जितनी है। तो ऐसे में एनजीटी ने संज्ञान लिया है और ये निर्देश दिए हैं वहाँ की म्यूनसिपैलिटी को कि वहाँ के डंप यार्ड की हाइट को कम किया जाए और उसको, तो वहाँ पे काफ़ी सारा काम हो रहा है। जो ऑलरेडी वेस्ट वहाँ पे है उसको सेग्रीगेट किया जा रहा है और सेग्रीगेट करके वेस्ट को अलग अलग कामों में यूज़ किया जा रहा है। तो आने वाले समय में ऐसा प्लानिंग में है, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई है कि आने वाले 4-5 वर्षों में उस लैंडफिल को हम ख़त्म कर देंगे। जी बट इसका अनुमान लगाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है कि हम उस जगह पे कुछ कुछ कर सकते हैं जी पर्पसली बिल्कुल कुछ अच्छा काम अच्छा कर सकते हैं वो जी फिर अगेन उसकी टेस्टिंग होगी, वहाँ की सॉइल टेस्ट होगा, वहाँ का वाटर टेस्ट होगा। बट मेरा ये अनुमान है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज अभी तक हो चुका होगा और अगर उस डैमेज को हमें कम करना है या एलिमिनेट करना है तो हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना जी पड़ेगा उसमें। जी जी ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे पूछा है क्योंकि जो हम छोटे होते थे तो किताबों में ये लिखा होता था कि जो वेस्ट से निकलता जो केमिकल है उसके कई नुकसान हैं। यहाँ तक कि अगर वो जिस भी चीज़ में पड़ेगा वो चीज़ या तो ख़राब हो जाएगी, मतलब उसका आप कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आपने जो आंकड़ा दिया कि मतलब इतनी मात्रा में इतने टन जो ये वेस्ट है और वो उस लैंड पर है। आप सोचिए शायद 50 साल भी मैंने बहुत कम बताया, 100 साल बाद भी हम शायद उस ज़मीन को ठीक से इस्तेमाल ना कर पाएँ। जी सर, आप जिस फील्ड में हैं सर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं आपको क्या देखने में लगती है और किस चीज़ में सुधार सबसे ज़्यादा होना चाहिए? जो सबसे ज़्यादा कमी मुझे लगती है वो मुझे अपने में लगती है। मैं अपने से एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ और मैं अगर अपने यस व्यवहार को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ तो ये बिल्कुल सबसे बड़ी दिक्कत है। जी वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। जी uh, हमने एक कैंपेन शुरू किया था 4 साल पहले, माई 10 kg प्लास्टिक कैंपेन। ये माई 10 kg प्लास्टिक कैंपेन हमने ये सोच के साथ शुरू किया था कि हिंदुस्तान में एक आदमी एक साल में 10 किलो प्लास्टिक कंज्यूम करता है या 10 किलो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। जी तो अगर हर आदमी ये जिम्मेदारी ले ले कि मैं कम से कम एक साल में 10 किलो प्लास्टिक इकट्ठा करूँगा या जी जो मैं जनरेट कर रहा हूँ वो मैं एक जगह स्टोर करके रखूँगा जी और वो मैं फिर एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज को जो इस प्लास्टिक को अच्छे से रिसाइकिल करता है उसको हैंड ओवर करूँगा। और 140 करोड़ की जनसंख्या में सभी लोग अगर ये प्रण ले लें कि मैं अपना प्लास्टिक स्टोर करके रिसाइकलर को या कबाड़ी वाले को ही दूंगा, इधर उधर सड़क पे नहीं फेंकूंगा, तो हमने एक दिन में अपनी प्लास्टिक की समस्या को ख़त्म कर दिया। सड़कों पे प्लास्टिक आएगा ही नहीं। हमें वेस्ट एक समस्या इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमें चारों तरफ अपने वेस्ट दिखाई दे रहा है। जी अगर वेस्ट दिखेगा नहीं तो वेस्ट समस्या भी खत्म हो जाएगी। अगर वेस्ट को तो जो वेस्ट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारा व्यवहार। हम अपने व्यवहार को बड़ा ही बहुत ही जल्दी जल्दी, जैसे फैशन चेंज हो रहा है हमारा व्यवहार चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है हमारा मेट्रो में व्यवहार अलग है, एयरपोर्ट पे अलग है, बस अड्डे पे अलग है, घर पे अलग है, ऑफिस में अलग है। जी हम क्यों नहीं अपना व्यवहार पूरा यूनिफॉर्मली एक जैसा नहीं रख पाते हैं? जब हम मेट्रो में वेस्ट जनरेट नहीं कर रहे हैं या मेट्रो में लिटरिंग नहीं कर रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेट्रो में जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं और वो कुछ चीज़ें खा रहे हैं, टॉफ़ी खा रहे हैं, तो वो अपना रैपर अपने बैग में अपनी पॉकेट में रख रहे हैं। जी बट वही लोग जब सड़क पे चल रहे होते हैं तो वो टॉफ़ी खा के, आइसक्रीम खा के रैपर सड़क पे फेंक रहे हैं। जी तो हमें एक यूनिफॉर्म अपना
व्यवहार रखना है। जैसे हम ऑनरशिप एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि मेरा खुद का घर है और मेरे यहाँ कोई गेस्ट आया और वो गेस्ट अगर मेरे घर को गंदा करके जाएगा तो मैं उसे टोकूंगा। बिल्कुल। मैं नहीं चाहूँगा कि वो मेरा घर गंदा करे। तो क्यों हम अपने शहर को अपना मान लेते हैं, क्यों नहीं हम अपनी गली को अपना मान लेते हैं, क्यों नहीं हम अपने देश को अपना मान लेते हैं। जी। जिस दिन हमने अपने देश को अपना मान लिया, ये मेरा देश है, ये मेरी गली है, ये मेरा शहर है और मैं इसे गंदा होने नहीं दूंगा, ना मैं गंदा करूंगा, ना मैं किसी को गंदा करने दूंगा, ये एक सोच जिस दिन आ जाएगी उस दिन हमारा देश वाकई में एक सुंदर, स्वच्छ और ग्लोब में सबसे सुंदर और स्वच्छ देश बन सकता है। जी, जी। हमारे पास इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास इतना डिटर्मिनेशन है। हमें सिर्फ अपनी अप्रोच चेंज करना है। हम टेक्निकली बहुत साउंड हैं, हमारे पास रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमारे पास जो एजेंसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, डिटरमिन्ड हैं, 24 घंटे काम कर सकती हैं। और हमने प्रूव करा है कोरोना के टाइम पे, कोरोना जैसे टाइम में जहाँ पे पूरे ग्लोब की नज़र भारत के ऊपर थी कि यहाँ पे अगर कोरोना विस्फोट हुआ तो पता नहीं इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, बट हमने मेहनत से, अपनी डिटर्मिनेशन से कोरोना जैसी बीमारी को ठीक किया है। उसमें और बहुत विनाश रिजल्ट हो सकते थे कोरोना में। बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, बट और एक्सपोनेंशियली डैमेज हो सकता था। बट लोग अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, बट यूनिफॉर्म बिहेवियर एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जी, बिल्कुल बहुत सही बात बोली है आपने सर। जागरूकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सर वही आपसे सवाल करूँगी कि जागरूकता के लिए ना, मतलब अगर आप सीधा मैसेज दें तो लोगों को समझ नहीं आता, या कहें कि सीधी बात बोले तो लोगों को बुरी लग जाती है। तो क्या होता है, हम लोग घुमा फिरा के बोलते हैं। तो क्या आप भी जिस फील्ड में हैं, आप कोई ऐसा नुक्कड़ नाटक या अपने मैसेजेस जो हैं वो आप कैसे पहुंचाते हैं ताकि लोगों तक, जन तक आसानी से पहुंचे, जिससे बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग हर कोई समझ सके सर? हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, हम सोसाइटी में वर्कशॉप करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आज रील्स का भाषा लोग अच्छे से समझते हैं। हाँ जी। तो हम रील्स बनाते हैं इन सब मुद्दों पे ताकि लोग इसको समझें, अच्छे से समझें और उसको, और अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, ताकि क्योंकि हमारा ये बातों का प्रोग्राम है जी। हम ये देखते हैं कि हमने किसी को बोला और वो सुन नहीं रहा है, हमारी बात मान नहीं रहा है, बट हमने इसके पीछे के कारण को जानने की कभी कोशिश नहीं करी कि मैंने कोई अच्छी बात आपको बताई और फिर भी आपने वो बात सुनी नहीं या मानी नहीं, फॉलो नहीं करी, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। और मैं भी मैं 22 साल से इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो शुरू में हमें भी बहुत चैलेंज होते थे कि हम लोगों से मिलते थे, उनसे सेग्रीगेशन करने के लिए, ज़ीरो लिटरिंग करने के लिए हम उनसे बात करते थे, बट वो कन्विक्शन से नहीं कह पाते थे, शायद लोगों के ऊपर उसका असर नहीं हो पाता था। देन आई कम टू नो वन ऑफ द स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी जी। हमारे देश में महात्मा गांधी जी जो है वो बहुत ही पूजनीय है, रिस्पेक्टफुल लीडर रहे हैं जी। मैं उनकी कुछ कहानियाँ पढ़ रहा था, तो वन ऑफ द स्टोरी विच इंस्पायर्ड मी अ लॉट, वो ये कहानी थी कि एक बार गांधी जी अपनी एक सभा में बैठे हुए थे, एक पेरेंट अपने बच्चे को लेके महात्मा गांधी जी के पास गया। उस पेरेंट ने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी कि गांधी जी आप मेरे बेटे को समझाइए, ये मीठा बहुत खाता है, आप इसको बोलिए कि ये मीठा ना खाया करे। तो गांधी जी ने बोला कि आप अपने बेटे को नेक्स्ट वीक लेकर आइए। वो अभिभावक बहुत दूर से गांधी जी के पास बड़ी आस से लेकर आया था, तो उसको ये बात बड़ी बुरी लगी कि एक छोटी सी बात बोली थी गांधी जी को बेटे को कि मीठा ना खाए। गांधी जी ने एटीट्यूड दिखा दिया, बोला नहीं। बट फिर भी वो गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर था। वो एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद गांधी जी के पास आया और गांधी जी ने उस अभिभावक को देख के पहचान लिया कि ये वही आदमी है जो मेरे पास पिछले हफ्ते आया था। तो फिर उसने वही सेम रिपीट करा कि गांधी जी आपने बताया था कि एक हफ्ते बाद आपको आना है, मैं आ गया हूँ, अब आप मेरे बेटे को समझाइए। तो गांधी जी ने जोर से बेटे का कान पकड़ा और उसको डांटा कि मीठा नहीं खाना है, मीठा खाने से दांत टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बुरी आदत है, नहीं खाना चाहिए, और ये बात ख़त्म हो गई।
अभिभावक के अंदर और क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि ये सेम बात एक हफ्ते पहले बोल सकते थे गांधी जी, इन्होंने क्यों मुझे एक हफ्ते के बाद बुलाया, जी। क्यों ऐसा करा। जी। फिर उसने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया और उसने बोला, गांधी जी आप, मेरी एक जिज्ञासा है कि आप यही सेम बात एक हफ्ते पहले भी बोल सकते थे। तो गांधी जी ने कहा, एक हफ्ते पहले मैं बहुत खुद मीठा खाता था तो जो चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ जी। वो मैं आपके बेटे से कैसे कह सकता हूँ, वो बिल्कुल। कन्विक्शन नहीं आएगा। हाँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत सीख थी। देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि वो सेग्रीगेट करें, लिटरिंग ना करें, खाद बनाएं, बट वो काम शायद खुद नहीं कर रहे हैं, जी। इसलिए लोगों तक वो एक इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने ये सीखा, मैं अगर कुछ भी चीज़ लोगों को बोलूँगा तो सबसे पहले मैं वो खुद अडॉप्ट करूँगा। बिल्कुल। मैं करूँगा तो मैं 100% कन्विक्शन के साथ आपको कह सकता हूँ और उसका असर आपके व्यवहार में पड़ेगा। एक तो ये चीज़ हमने करी कि जो भी चीज़ हम लोगों से आस्क करते हैं वो हम खुद करते हैं। जी। जब आप खुद करते हैं तो आपको उसके डूज एंड डोंट्स, आपको उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज अच्छे से समझ में आती है। जी। और वो लोगों के जो कंसर्न्स होते हैं वो आप उसको एड्रेस कर पाते हैं। जी। तो हमने अपनी कम्युनिकेशन में ये चीज़ों को का खास तौर पे से ध्यान दिया कि कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या हम किसी को ईगो हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की ईगो बहुत एक बड़ी चीज़ होती है कि आप कौन होते हैं हमें समझाने वाले, है ना। जी। हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई लिखाई जी। करी है। जी। आप आ गए हमें समझाने के लिए कि वेस्ट को इधर उधर मत फेंको, हमें पता है। तो ये चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं जाना चाहिए कि लोगों को लगे कि हम उनको पढ़ाने लिखाने आए हैं। सरल भाषा में एग्जाम्पल से हम लोगों को अपनी बात समझाएं तो अच्छे से समझ में आती है। जी। और आपके उसमें डूज एंड डोंट्स नहीं होने चाहिए कि आप जी। ऐसा करो ऐसा मत करो। जी। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि लोग, जैसे मैंने एक और कहीं से किसी एक बहुत बड़े स्पीकर से सुना था कि आपने कहा कि आप सिगरेट छोड़ दो। तो आपने कहा मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, तो आपने शुरुआत में ही अस्वीकार कर लिया कि आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते। आप ये कह सकते थे मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश करूंगा, तो दोनों सेंटेंस में बड़ा फर्क आ गया। अगर आपने ये बोला कि मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता, तो आप कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। जी। तो ये डूज एंड डोंट्स में नहीं करना है। हम बोलें कि आपको सेग्रीगेट करना है, आपको गीले कूड़ा इसमें डालना है, आपको इसमें डालना है, तो ये एक आदेश की तरह से हो गया। हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझाएं, हम लॉजिक को समझाएं कि सेग्रीगेशन करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जी। आपको खुद को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपके पड़ोसी को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपकी म्यूनसिपैलिटी को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जी। आपके देश को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपके एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदे होते हैं। इस लॉजिकली अगर हम चीज़ें समझाएं तो शायद लोग समझते हैं। और ऐसा मैंने देखा है हमारे साथ आज की डेट में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो सेग्रीगेट भी करते हैं। सेग्रीगेट करने के बाद अपना वेस्ट हमें देते भी हैं, खुद गीले कूड़े की खाद भी बनाते हैं अपने कॉलोनी के अंदर। अभी हमने एमसीडी शादरा साउथ जोन के साथ मिलके कैंपेन किया जहाँ पे हमने 100 सोसाइटीज़ को ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट किया। सोसाइटी ने खुद ही इनिशिएटिव लिया कि वो अपने गीले कूड़े की खाद अपनी कॉलोनी के अंदर बनाएंगे और कूड़ा जो है वो डंप यार्ड लैंडफिल पे नहीं भेजेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कोई चीज़ अगर समझानी होती थी, मैं आज से कुछ साल पहले की, अब मैं हमेशा ना जब भी बात करती हूँ दादी नानी के दौर में लेकर के जाती, जब वो छोटी होती थी तो कोई बात समझानी होती थी तो जो उनके दादाजी या उनके पापा जी या उनकी मम्मी होती थी वो हमेशा मान रहे हो नहीं मान रहे हो ऐसे करके मनाते थे और बच्चे मान भी जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे ना थोड़ा सा टफ हो गया है मैसेज देना समझाना। तो नए नए तरीके जो है हम लोग, जैसे आपने कहा कि हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सर मैं अगला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि बिहेवियर में चेंज लाने के लिए सबसे कारगर टूल आपको क्या लगता है सर? मेरे ख्याल से दूसरों के सुझाव को समझना, दूसरे के कंसर्न्स को समझना। अगर मैं सेग्रीगेट नहीं कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले किसी को समझाने से पहले उसके कंसर्न्स, उसके इश्यूज, उसके चैलेंजेस को आप समझिए। फिर उससे रिलेटेड ही आप उसको सुझाव दीजिए। जी। मेरा ये मानना है कि एक सॉल्यूशन जो है वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर हम लागू नहीं कर सकते हैं या हर आदमी एक ही तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। आपको कम्युनिकेशन में अलग अलग टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे।
जैसे बच्चों को आप उसी तरीके से नहीं समझा सकते जैसे आप सीनियर सिटीजन को समझाएंगे, या सीनियर सिटीजन को जिस तरह से आप समझा रहे हैं उस तरह से आप होम लेडीज को नहीं समझा सकते। जी होम लेडीज को आप उसी तरह से नहीं समझा सकते जैसे आप वर्किंग लेडीज को समझाते हैं। यस, तो वी हैव टू सबके लिए तरीका डिफरेंट टेक्नोलॉजी, यस है ना। कोई यस पढ़ा यस, लिखा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक सही तरीका होता है वो आप कहें कि मैसेज देना, तो आप हर किसी को सेम मैसेज नहीं दे सकते हैं। हर इंसान की कैटेगरी, हर इंसान की उम्र, हर इंसान के समझने का तरीका भाषाएं अलग है। हमारे देश में यस इतनी हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल रही है। जी जी लिटरेसी रेट डिफरेंट है। कुछ कोई अनपढ़ है, बिल्कुल कोई पढ़ा लिखा है, तो अनपढ़ को हम पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, वॉइस मैसेजेस के थ्रू समझाएंगे। जी अगर हमने सभी के लिए एक इंग्लिश में प्रिंट किया हुआ नॉलेज शेयर किया तो वो जी कारगर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कारगर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और सर यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं अगर हम समझें तो बहुत बड़ी भी है, और कहीं ना कहीं समझें तो अगर हम उसको समझने के लिए आए तो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है हमारी पृथ्वी को एक दोबारा से हरी भरी बनाने में। सर अगला को सवाल मेरा उन लोगों के लिए है जो उन सेक्टर्स में काम करते हैं जहाँ पर केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या जहाँ जिन फैक्ट्रीज से केमिकल्स ज़्यादा रिलीज होता है। सर उनकी हेल्थ के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे आपने बताया जो उन सेक्टर्स में काम करते हैं उनकी उम्र जो है 15-16 साल कम हो जाती है, आई थिंक 45-46 के अराउंड उनकी एज हो जाती है। तो सर क्या करना चाहिए उन्हें जिससे उनकी सेहत पर जो है उतना असर ना पड़े, या कहीं कि वो अपना ख्याल रखें उस दौरान? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उस इंडस्ट्री के ओनर्स की या उस Yes. इंडस्ट्री के मैनेजमेंट की है। हमारी सरकार की अगर मैं पॉलिसीज, गाइडलाइंस, सिस्टम्स की बात करूँ तो बहुत ही उम्दा किस्म के हैं, बट जो कमी है वो उन गाइडलाइंस, एसओपीज के इम्प्लीमेंटेशन में है। कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा जो अप्रोच है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, या हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हम वर्कर्स की हेल्थ को अगर हम कॉस्ट वाइज कैलकुलेट करना शुरू करें जी तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट अगर बात करूँ तो मेरे लिए जो मेरा ह्यूमन रिसोर्स है वो मेरा सबसे बिगेस्ट एसेट्स है। जी अगर मेरे ह्यूमन रिसोर्स की जिसको मैंने हायर किया है, मैं चाहूँगा कि वो रिटायरमेंट तक मेरी कंपनी में काम करे, बिल्कुल ताकि मेरी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, जो मेरा ट्रस्ट है, जो मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जी अगर वो मेरे से रिटायरमेंट से पहले मेरी कंपनी को छोड़ के जाता है तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ लॉस टू दी कंपनी। नए ह्यूमन रिसोर्सेज को बार बार हायर करना, उनको ट्रेनिंग करना, उनके ऊपर टाइम, मनी इन्वेस्ट करना, एक अनसर्टेनिटी रहती है। जी तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एक एसेट्स की तरह कंसीडर करना शुरू कर दे तो वही सारी चीज़ें घूम फिर के अप्रोच पे आती हैं। हम ह्यूमन रिसोर्सेज को सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स कंसीडर करेंगे तो जितनी भी गाइडलाइन, एसओपीज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हमने ह्यूमन रिसोर्स को एसेट्स कंसीडर करना शुरू किया तो हम उस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करना शुरू कर देंगे। जी हम उस एसेट्स को कंजर्व करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, और फिर हम उनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करना। एक जी। ह्यूमन वेल्थ को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग सेफ्टी गैजेट्स, बाय प्रोवाइडिंग गुड एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर उसका एक्सपोजर है किसी टॉक्सिक गैसेस से तो हम उसको कुछ ऐसी जी। यूनिफॉर्म हम उसको देंगे जिससे कि उसको उसका जो एक्सपोजर नहीं होगा गैस से, है ना। या फिर हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो गैसेस हैं उसको हम कैसे ट्रीट करके बाहर रिलीज करेंगे, इसका हम ध्यान देना शुरू कर देंगे। जी तो जी ये थोड़ा सा नेग्लिजेंस है अगर ऐसा हो रहा है कहीं पे। ऑल्दो काफ़ी सारी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ, या हम काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में विजिट करते हैं, जी तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज जी थिंग्स। उनके यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, लोगों को टॉक्सिक गैसेस का एक्सपोजर ना हो, उनका ध्यान रखा जाता है। बट जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा भी है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी जो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ह्यूमन रिसोर्सेज को वो एक एज ए सब्जेक्ट समझते हैं। जी जी तो ये ध्यान देने वाली बात है। हमारी गाइडलाइंस हैं, उनको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम वर्कर्स की हेल्थ को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, उनकी
लाइफ स्पैन को हम इंक्रीज कर सकते हैं और ये देना भी चाहिए। एक हम्म। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते ही हमें ये देना चाहिए। हम्म। जी, तो जैसा कि अभी तक मैंने आपकी बातें सुनी, आप ऑलरेडी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, तो आपके प्रयासों से जो वर्कर्स हैं उनके हेल्थ और हाइजीन में कितना सुधार हुआ है अभी तक? अ, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं जी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक तो हम उनको रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं जी। कैसे वो अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस सेक्टर में काम करते हैं उसमें मैक्सिमम वर्कर्स वो हैं जो कूड़े का काम करते हैं, जी। लाइक डोर टू डोर कलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, जी। सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व हैं। तो वो काफ़ी दे आर वेरी प्रोन टू गेट डिजीज़ बिकॉज वो वैल्यूबल चीज़ें निकालने के लिए। तो एक तो हमें उन्हें उन्हें भी, वर्कर्स को भी उनकी हेल्थ की इम्पोर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही हेल्थ को बहुत ग्रांट लिया जाता है। जैसे अगर किसी को हल्का सा फीवर हुआ, वो अपना नुस्खा करके या मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके दवाई खा के उसको लगता है कि बुखार ख़त्म हो गया और वो नेक्स्ट डे कर रहा है। तो प्रॉपर हम डायग्नोस की तरफ नहीं जाते हैं। वर्कर्स को भी लगता है कि एक डॉक्टर को विजिट करने में कॉस्ट है, पैसा है, टाइम है, तो वो अभी अपना कुछ देसी जुगाड़ करके काम चलाता है। तो हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम हेल्थ की इम्पोर्टेंस दिखाते हैं कि अगर आपको पेट में दर्द है, आपको सांस लेने में तकलीफ है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको ज़्यादा भूख लग रही है, आपको यूरिन ज़्यादा आ रहा है, तो ये सारे हमारे बॉडी के सिम्टम्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी के कुछ फंक्शंस में दिक्कत है। तो ये हम एडवाइस करते हैं कि आप नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपका फ्री में ट्रीटमेंट हो सकता है, या हम बीच बीच में कुछ हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हम डॉक्टर्स को लेके जाते हैं उस कम्युनिटी के अंदर, वेस्ट कम्युनिटी के अंदर, वेस्ट कलेक्टर कम्युनिटी के अंदर, वहाँ पे डॉक्टर्स उनको डायग्नोस करते हैं। और अगर कोई ऐसे लोग मिलते हैं जिनको कुछ सीरियस इलनेस है या एक इंडिकेशन मिल रहा है सीरियस इलनेस का, तो हम उन्हें हॉस्पिटल से कनेक्ट करते हैं। तो ये छोटे से प्रयास हम कर पा रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि हमारे प्रयास इतने बड़े हैं कि हम बहुत बड़ा चेंज इस समाज में लेकर आए। और मुझे लगता है कि अगर हमें बड़ा चेंज लेकर आना है समाज में, तो हमें बहुत सारे लोग चाहिए। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं एक चीज़ ये मानती हूँ कि छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़ी चीज़ तैयार होती है। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे ज़रिए से बहुत ज़्यादा कुछ सुधार नहीं आने वाला है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप अगर कर रहे हैं ना, मतलब कि 100 लोगों में से एक आदमी भी अगर सही कर रहा है, तो सोचिए चाहे कुछ कुछ छोटा सा परसेंट, लेकिन वो सुधार आएगा ज़रूर। और पता है, हमेशा आज के टाइम पे मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि आज के वक्त में लोगों की समझ में सुधार आया है और वो समझ से चीज़ें कर भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर आप कुछ करते हैं, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, आप जो भी अच्छा कर रहे हैं ना, आप उसको इतने ज़रिए हैं, आप व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं, आप काफ़ी ज़रिए हैं जिनका आप सहारा ले सकते हैं। आप छोटे छोटे से क्लिप्स डालिए, रील्स डालिए, कुछ अच्छा कर रहे हैं वो चीज़ करिए। लोग आजकल आपके साथ में जुड़ेंगे और आपसे सीखेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं, जो बड़े कमाल की है, बस वही है कि सोचना है, सोचेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अच्छा सर, आपको इतना वक्त हो गया इस फील्ड में, तो सर कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने चैलेंजेस हो कि यार ये जो है ये सही नहीं है, या फिर अब जो ये प्रॉब्लम है इससे कैसे निपटारा किया जाए? कहते हैं ना, किसी काम में आगे बढ़े तो वो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा कि इसको चेंज करना चाहिए, या क्या हम इसमें और ऐड कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स होनी बहुत ज़रूरी हैं। यस। जब प्रॉब्लम्स होंगी तभी आप इनोवेटिवली सोच पाएंगे। मैं आपको अपने बचपन का एक उदाहरण देता हूँ। जी। आपके घर में भी कुछ कैलेंडर्स आते होंगे, दिवाली के दिन में, नए साल पे कैलेंडर्स आते थे हमारे जी। घर में। जी। और उन कैलेंडर्स के ऊपर कुछ कोट्स होते थे, भगवान की तस्वीर के साथ साथ यस। कुछ कोट्स लिखे होते थे। तो वन ऑफ द कैलेंडर आई रिमेंबर वेरी एग्जैक्टली, आई रिमेंबर क्या लिखा हुआ था उसके अंदर। तो उसमें कुछ कोट लिखे हुए थे कि आपको अगर बुद्धि चाहिए तो भगवान आपको बुद्धि नहीं देगा, भगवान आपको समस्याएं देगा। जी। अगर आपको धन चाहिए जी। तो भगवान आपको धन नहीं देगा, भगवान आपको
गरीब लोगों से मुलाकात कराएगा, जी है ना। जी आपको अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए हम्म तो भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं देगा, भगवान आपको बीमार लोगों से मुलाकात कराएगा। जी ऐसे कुछ कोट से, जी तो उससे मुझे मिला कि इफ़ यू वांट टू अर्न समथिंग, लाइक आपको सॉल्यूशंस चाहिए, तो जब तक आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे तब तक आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल एंड प्रॉब्लम्स आना, इट्स ए ब्लेसिंग। हम्म हम डर जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो लाइफ ख़त्म, सरेंडर कर देते हैं। हम्म बट आई नेवर सरेंडर, आई टुक प्रॉब्लम्स एज एन अपॉर्चुनिटी। हम्म जब मुझे प्रॉब्लम मिलती है तो हमारा जो सेंसेस हैं वो एक्टिव होती हैं, और हम उसमें उस ज्यादा प्रॉब्लम काम के करने सॉल्यूशंस लगता को निकालने के लिए काम करना शुरू है। करते हैं। यस और हमने जिस भी तरह के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करे हैं, या हमने जिस भी तरह के सॉल्यूशंस कम्युनिटी को दिए हैं, वो हमने ग्रास रूट पे रह के प्रॉब्लम को फेस करके रेंडमली हमारे पास आए। हमने कभी भी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है क्लासरूम में बैठ के कि ये प्रॉब्लम का ये टेक्निकल सॉल्यूशन होता है। जी आप प्रॉब्लम को फेस कीजिए, उसको महसूस कीजिए। जैसा मैंने बताया ना आपको, ऑनरशिप तभी आएगी, आप ऑनरशिप के साथ आप काम करेंगे और आप डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे, आप पेशेंस के साथ काम करेंगे, जी तो आपकी हर प्रॉब्लम, जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। ये तो मेरे जीवन में तो मुझे लगता है कि आपका राइट अप्रोच इज़ दी जी मोस्ट मोटिवेशन फैक्टर। जी और ये हर आदमी के अंदर होता है। जी इसमें हर आदमी के अंदर थॉट्स होते हैं, इनोवेटिव थॉट्स होते हैं, बट उसको थोड़ा सा डर रहता है अपने थॉट्स को शेयर करने में। तो मैं आपके लिसनर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि डोंट हेजिटेट टू शेयर योर आइडियाज़, है ना। मे बी आपको लगता है कि ये बड़ा सिली आइडिया होगा, सामने वाला क्या सोचेगा, हंसेगा। मैं आपको बताना चाहूँ, 2001 में हमने ये सोचा था कि हम वेस्ट में काम करेंगे, और देश का जो पहला रूल आया था वेस्ट पे वो 2000 में आया था। जी जब हमने ये सोचा था कि हम वेस्ट पे काम करेंगे, उस टाइम इवन सरकार के अंदर भी ये चर्चा नहीं होती थी कि वेस्ट पे काम करना चाहिए या वेस्ट ऐसा होता है। जी तो अगर उस 2001 में हम ये सोच लेते कि लोग हम पे हंसेंगे, कूड़े वाला बोलेंगे, कबाड़ी बोलेंगे, या दे विल मेक फन ऑफ अस, तो हम यहाँ तक आज मैं आपके साथ बैठ के इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहा होता, बिल्कुल कोई और आके इस विषय पे चर्चा कर रहा होता। तो एवरी आइडिया इज ए, मतलब जो भी आइडिया आप सोचते हैं, आपको लग रहा होगा वो सिली आइडिया, बट हर आइडिया एक ना एक दिन एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने के लिए ही पैदा होता है। गलती हम क्या करते हैं कि हम उस आइडिया को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, हम आइडिया को उतनी टाइम नहीं देते हैं। आप कोई भी आइडिया पे काम करेंगे तो उसको मैच्योर होके सक्सेसफुल होना ही होता है। बिल्कुल बट जैसे हमारे खाने की चीज़ों की एक एक्सपायरी डेट होती है, किसी की 6 महीने, किसी की 1 दिन, जैसे दूध की 1 दिन, है ना। जूस की टेट्रा पैकेट जूस होते हैं उसमें 6 महीने, या किसी की 1 साल, किसी की 2 साल। जी तो एक्सपायरी डेट का मतलब है कि आपके आइडिया का भी एक एक्सपायरी डेट है। हमें तब तक उस पर एफर्ट करते रहने चाहिए जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता। गलती हम क्या करते हैं कि हमने एक आइडिया कंसीव करा, हमने उस पर 1 दिन काम किया, हमने उस पर 1 महीने काम किया, बट हो सकता है उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 1 साल हो। जी हमने 1 महीने काम करके बोल दिया कि आइडिया इज फ्लॉप। तो नेवर सरेंडर, नेवर लेट down your ideas. You should keep on working on your idea, and one day it have to become a successful story. बिल्कुल सही। और आदमी जो है ना अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने काम से बड़ा होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अगर सोचिए सर हमारे साथ में बैठे हैं, अगर ये नहीं सोचते, या फिर वो लाइन सुनी होगी आपने कि क्या कहेंगे लोग, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे 4 लोग आपके लिए क्या बातें बनाएंगे, क्या करेंगे। अगर शायद सर ने सोचा होता तो ये भी आज शायद इस सीट पर कोई और बैठा होता। जी बिल्कुल, खूब इन्होंने कहा है, आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, तो जो जनता है वो आपके साथ में जुड़ती है, ये कारवा बनता जाता है। सर आजकल कम्युनिटी या फिर इंस्टीट्यूशन है वो अपने वेस्ट को लेकर जागरूक है और जीरो वेस्ट की तरफ बढ़ रही है, तो आप इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमने दिल्ली के अंदर 3 महीने के अंदर 100 सोसाइटीज़ को जीरो वेस्ट सोसाइटी बनाया है, और हमारे पास बहुत क्यूरीज आ रही हैं।
एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम ए जीरो वेस्ट। तो एक तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट है कि हम 100% जीरो वेस्ट तो नहीं हो सकते हैं, बट हम टुवर्ड जीरो वेस्ट जरूर जा सकते हैं। हमारा कुछ ना कुछ परसेंटेज वेस्ट ऐसा होगा जो हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं या जो हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वो 5 से 10% और कभी कभी 15% वेस्ट ऐसा होगा जो हमारे को डंप यार्ड लैंडफिल पे डालना ही पड़ेगा जी। जो रीयूज रिसाइकिल किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। बट अगर हमने 85% वेस्ट को भी रिसाइकिल कर लिया या रीयूज़ कर लिया या किसी और पर्पस में हमने यूज़ कर लिया, तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत सुंदर स्वस्थ एनवायरनमेंट दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जो हमने ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी या ज़ीरो वेस्ट कैंपस की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले लोगों को जागरूक किया कि वो अपने कूड़े को 3 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करें, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और आपका डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। मैं बता देता हूँ लोगों के बेनिफिट के लिए गीले कूड़े में क्या क्या आता है। आपका बचा हुआ खाना, आपके फल सब्जियाँ, फल और सब्जियों के छिलके, आपके टी बैग, अंडा, मीट, मांस, मच्छी, जो भी आपका किचन में या और साधारण भाषा में हम समझे जो भी प्रकृति ने चीज़ें बनाई हैं, भगवान ने जो चीज़ें, गॉड ने, अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं, वो सारी आपकी ऑर्गेनिक वेस्ट या गीला कूड़ा हो गया। और जो भी चीज़ों में ह्यूमन इंटरवेंशन है, जिस भी चीज़ में इंसान का हाथ लग गया, वो सारी आपकी ड्राई और डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट है। आपके ड्राई में पेपर आ गया जो कि आदमी ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। प्लास्टिक, ग्लास, गत्ता, मेटल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गीले कूड़े से अलग करनी है। ये सारी चीज़ें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। हम इनको रिसाइकिल तभी कर सकते हैं जब हम इन्हें सेग्रीगेट करेंगे। अगर हमने इन्हें गीले कूड़े के साथ मिक्स करके भेज दिया तो ये भी रिसाइकिल नहीं हो पाएंगी, ये फिर डंप यार्ड पे जाएगी, जिससे हमारा इकोनॉमिकल लॉस होगा। अगर रिसाइकिल नहीं होगा, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको, कागज़, प्लास्टिक, गत्ता, ग्लास, ये सारे मिनरल्स हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से कुछ कुछ फॉरेस्ट से बनते हैं। अगर हम इनको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो हम इन चीज़ों को बनाने के लिए दोबारा से प्रकृति का ही नुकसान करेंगे। कागज़ हमारी नीड है, ज़्यादा कागज़ बनाने के लिए हमें फॉरेस्ट कट करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कागज़ को हम अलग करें और उसको रिसाइकिल करें। प्लास्टिक इज़ ए पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। अगर हमें प्लास्टिक चाहिए, आज का जीवन हमारा बहुत डिपेंडेंट है प्लास्टिक के ऊपर, तो रोज़ नई प्लास्टिक बनाने के लिए हमें पेट्रोकेमिकल को वो करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा धरती में से। धरती में से ज़्यादा पेट्रोकेमिकल की डिमांड्स रहेगी तो हमारी धरती खोखली हो जाएगी या हमारा पर्यावरण को और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए ज़रूरी है प्लास्टिक को अलग करें, सेग्रीगेट करें और उसको रिसाइकिल करें, ताकि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो हम उसको कम कर सकें। ऐसी दूसरों चीज़ों पे है। तीसरा हमारा जो वेस्ट हुआ वो हुआ डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट, जिसमें आपके सैनिटरी नैपकिन, डायपर्स, मेडिसिन्स, है ना, आपके सिरिंजेस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन्फेक्टिशियस होती है अपनी नेचर में। और एक और चीज़ आप अगर किसी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो वैसे घरों में निकलने वाला जो डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट है उसकी जो परसेंटेज है, इट इज़ वेरी मिनिमम। आप देखें कितने घर, कितने दिन में आप, अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं है तो सैनिटरी जो डायपर्स हैं वो नहीं निकलेंगे। फीमेल्स मतलब महीने में 3 से 4 दिन सैनिटरी नैपकिन का ही उत्पादन होगा, तो डेली नहीं है। तो ऐसे में इनकी परसेंटेज बहुत कम है। बट अगर कोई पेशेंट है घर में जो डायबिटीज़ है, वो सिरिंज लगाता है और इंसुलिन लेता है, तो वो भी आपका डेली नहीं होगा। तो परसेंटेज वाइज इट इज़ वेरी वेरी लेस, 0.001% इज दी कंपोजिशन ऑफ। बट क्योंकि हम इस तरह के वेस्ट को डोमेस्टिक वेट और ड्राई वेस्ट के साथ मिक्स कर देते हैं और जैसे ही ये हमने मिक्स करा तो सारा वेस्ट हमारा कंटेमिनेटेड या इन्फेक्टिशियस हो गया। तो as per record we are generating only 0.001% of domestic hazardous waste, but actually we are generating 100%। आपके घर ने सपोज एक घर ने इन्फेक्टिशियस वेस्ट मिक्स करके दे दिया, कूड़े वाले ने दूसरे घर के वेस्ट के साथ उस कूड़े को मिला दिया, तो वो भी इन्फेक्टिशियस हो गया। तो ऐसे करते करते जितना भी वेस्ट एक कूड़े वाले को मिला वो 100% इन्फेक्टिशियस वेस्ट मिला। जब उस इन्फेक्टिशियस वेस्ट से कूड़े वाले ने गत्ता, पेपर, प्लास्टिक निकालने की कोशिश करी तो वो सारे जर्म्स उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो गए, क्योंकि उस वेस्ट वर्कर ने ना ग्लव्स पहने हैं, ना जूते पहने हैं,
और जब वो उन्हीं चीज़ों से वो खाना खाएगा या अपनी स्किन को टच करेगा, अपनी आँख को टच करेगा, तो वो सारे जर्म्स उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे और उसकी बॉडी को सिक करेंगे, उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। आपने कभी भी अपने जीवन में, ये मैं एक चैलेंज ले सकता हूँ, आपने कभी भी अपने जीवन में किसी बूढ़े कूड़े वाले को नहीं देखा होगा। ये आप सोचिए, एक बहुत बड़ी आप देखिए अपने आसपास कि आपने किसी बूढ़े कूड़े वाले को देखा है। अगर नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा है? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो वही बुढ़ापे बात तक आ गई कि इनकी जो उम्र है वो हाँ। 40 से 45 के बीच, 45 मेरे 40। रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं जी जब भी ये एग्जांपल कभी भी किसी जी अपने वार्तालाप में करता हूँ कि जी मेरी एक छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि मैंने अपने कूड़े को सही तरीके से सेग्रीगेट नहीं करा है, जी क्योंकि मैंने अपने कूड़े को सही तरह से डिस्पोज नहीं करा है, हम्म, एक आदमी जो बारिश में, ठंड में, गर्मी में मेरे उठने से पहले मेरे घर पे मेरा कूड़ा उठाने आता है, वही उसके जीवन के मैंने 16 साल कम कर दिए। yes, जी ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। इस पे मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होके और गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी के तो हम बाद में बात करें, पहले हम अपनी इस पीढ़ी को बचाने की कोशिश करें, बिल्कुल अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश करी तो मैं पूरी दुनिया को बचा सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर। टाइम भी हमारा जो है अब होने चला है, बहुत सारी बातें जो करनी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आ रही हैं, लेकिन सर अब जो वक्त है वो यहीं तक, और अब हम अगले वक्त पे अगले घंटे में बढ़ेंगे। तो सर चलते चलते आपका मैसेज हमारी जनता के लिए वो क्या है? मेरा यही मैसेज रहेगा कि बी रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर एंड रिसाइकिल योर वेस्ट। जी बहुत खूब। और सर साथ ही हमारे रेडियो के साथ में जुड़े, आप इस लाइव मैराथन में जुड़े, सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा बहुत ही खूबसूरत लम्हा रहा है, 1 घंटा। जो भी मेरे मन में जो विचार थे वो मैं रख पाया। जी मैं बहुत ही लाइट फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और मेरे को आशा है कि इस 1 घंटे में हमने कुछ अच्छी बातें करी होंगी, और जो लिसनर्स हैं एफएम के, उन्होंने इन अच्छी बातों से कुछ तो सीखा ही होगा। यस बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ तो सीखा होगा। अगर वो कुछ भी सीखा हो तो कृपया अपने जीवन में इसको अडॉप्ट करें और अपने जीवन को बचाएं। सेव योर सेल्फ, सेव दिस अर्थ एंड सेव दिस नेशन। थैंक यू। जी सर चलते चलते एक छोटी सी चीज़ और, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, कामकाजी भी हैं, और घर पे जो रहते हैं महिलाएं वो भी हैं, और बुजुर्ग भी हैं। सर छोटी छोटी सी चीज़ें लाइफ में क्या करें जिससे एक बड़ा चेंज आ पाए? आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे छोटी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप प्रण लीजिए कि आप कभी भी झूठा नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी थाली में उतना ही खाना लेंगे जितना आप खा सकते हैं। यस इवन अगर आप किसी गेस्ट को पानी भी सर्व कर रहे हैं तो आधा गिलास पानी सर्व कीजिए, पूरा गिलास पानी सर्व मत कीजिए। जी आप उसको रिफिल कर सकते हैं। यस दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप जब भी बाजार में जाएं तो आप अपना थैला साथ में लेकर जाएं, ताकि शॉपकीपर जो आपको बैग्स देता है वो आप उसको रिफ्यूज़ कर सकें। तीसरी चीज़, आप जब भी बाजार जा रहे हैं, आप स्टेनलेस स्टील की बोतल्स, स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉ अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आप क्रोकरी कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और जब आप गोलगप्पे भी खा रहे हैं तो अपनी स्टेनलेस स्टील में आप गोलगप्पे खाएं, तो आप अपने बहुत सारे वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जो मैंने बताया कि 1 साल में 10 किलो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट है, हम अब ऑडिट करें अपने वेस्ट का कि हम एक्चुअल में कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, और हम प्रतिदिन क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल से रिमूव कर रहे हैं, ताकि हम अपने वेस्ट को कम कर सकें। जी सेग्रीगेशन तो करना ही है, 3 अलग अलग भागों में वेस्ट को डस्टबिन में ही डालना है। बिकॉज अगर आपने वेस्ट को रोड पे, नदी में, नालों में डाल दिया तो बिलीव मी, कोई भी देश की कोई भी एजेंसी, इवन द म्यूनसिपैलिटी, डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू लिफ्ट योर लिटर वेस्ट एंड सेंड इट टू द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। आपने अगर सड़क पे गलती से भी कोई रैपर डाल दिया, इट विल रिमेन ऑन दिस रोड साइड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। खाना झूठा नहीं छोड़ना है, थैला लेके चलना है, पानी की बोतल अपने साथ लेके चलनी है, और जी सेव करनी है जितनी चीज़ें। हम कंजर्वेटिव हो जाएं, लोग बोलेंगे कि आप कंजूस हैं बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। जी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अगर कंजूस आपको कोई बोलता है तो टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट,
नॉट एज ए क्रिटिसिज्म, हम्म। है ना। पहले जी। मुझे बुरा लगता था, कोई मुझे बोलता था कि आप बहुत कंजूस हो, आप बहुत कंजर्वेटिव हो, मुझे लगता था गाली दे रहा है। बट अभी मुझे कोई बोलता है कि आप कंजूस हो, कंजर्वेटिव, तो मुझे लगता है मेरी तारीफ कर रहा है ना। जी तो ये सोच बदलनी है बस। जी जी आप जी। अपनी सोच बदलते रहिए, देश अपने आप बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो लाइन ना मुझे गाने की याद आ गई, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जी बहुत खूब ये आपने गाना। गाना छेड़ दिया तो मैं भी एक गाना बोल देता हूँ जी। कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यस, और ये कामयाबी हमें तभी हासिल होगी जब हम छोटी छोटी सी चीज़ें करेंगे। बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि सर ने कुछ ऐसा बोला है जो आप नहीं कर सकते हैं। क्या आप खाना वेस्ट होने से नहीं बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। क्या आप कपड़े का थैला लेके बाहर नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। शर्म की क्या बात है, आजकल मार्केट में जूट के इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर थैले मिल रहे हैं, आप उसे लेकर के जाइए। क्या हम अपने बच्चों को एक नई सीख नहीं दे सकते हैं? क्या हम अगर आपके बच्चे को चिप्स पसंद है तो जो उनके जो पैकेट्स होते हैं, क्या हम उसको सही जगह, जो उसकी जगह है, हम वहाँ नहीं डाल सकते हैं? ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम शायद अपने बच्चों को ये सीख देते हैं कि बेबी ऐसे करना है, बच्चे ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। लेकिन इसका क्या, हम खुद ही भूल जाते हैं। ये सब कुछ जो है ना, हमें अगर ना कि जैसा हम माँ प्रकृति को देंगे, माँ प्रकृति हमें ठीक वैसा ही कुछ साल में लौटाएगी। तो यही चीज़ तो हम कहते हैं ना कि जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। तो अगर आप अच्छा दोगे तो माँ प्रकृति से अच्छा मिलेगा, अगर आप अच्छा नहीं दोगे तो फिर आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। चलिए अब सर के चलने का वक्त हो गया। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ आप जुड़े। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, थैंक थैंक यू। यू।